वालेकुम। क्या हाल है सेकंड ईयर वाले बच्चों? केमिस्ट्री की किताबें खोल लो शाबाश, और आ जाओ ज़रा वापस लाइन पे। कैसी तबीयत है? सब ठीक ठाक है? खैर खैरियत है? ख्याल रखें अपना, अपने घर वालों का। यही आपके लिए बेहतर है, यही आपके इदारों के लिए बेहतर है, और यही आपके मुल्क के लिए बेहतर है। आपकी सेहत होगी तो इंशाल्लाह ताला आपके घर वालों का, आपकी फैमिलीज़ का, और ऑब्वियसली एट लास्ट और इन लार्ज हमारे मुल्क का मुस्तकबिल अच्छा होगा। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करें। अच्छा जी बेटा, लास्ट टाइम हमने हो गया था हमारा काम, बोरेक्स मुकम्मल हो गया था। हमने कंपाउंड्स ऑफ बोरोन शुरू किए थे, और मैंने आपको उसमें बताया था कि कंपाउंड्स ऑफ बोरोन में हमने बेसिकली दो चीज़ें डिस्कस करनी है। कंपाउंड्स ऑफ बोरोन में दो चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करनी है। एक हमने करनी थी सबसे पहले बोरेक्स, और दूसरी हमने करनी है बोरिक एसिड्स। ये दो चीज़ें। बोरेक्स बड़े अच्छे तरीके से तफसीलन, और मुझे याद पड़ता है कि मैंने आपको उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बना के दिखा दिया था, और मैंने आपको उसमें बता दिया था कि बल्कि अब मैंने क्या बताना था, अब आप मुझे बताएं ना ज़रा, ये क्या था? BO3-3, ये क्या चीज़ थी? ये बोरेट था। इसको बोरेट देखें ना, इसको बोरेट हम कैसे कह रहे हैं? इसका नाम देखें ना, क्या नाम रखा है इसका? BO3 को क्या कह रहे हैं? बोरेट, बोरेट या बोरेट्स। केमिस्ट्री में एक्चुअली जिस चीज़ में ऑक्सीजन हो ना, तो उस कंपाउंड में हम किया करते हैं, उसके लास्ट में 8 लगा लेते हैं। अब जिस तरह भी आप देखें, अपने दाएं बाएं अपने गौर फरमाएं ज़रा, और अपने पहले वाला नॉलेज ज़रा उस पर नज़र डालें, तो आपको ये पता चलेगा कि जहाँ पे भी वर्ड आ रहा है ना 8, जहाँ पे भी वर्ड लास्ट में आ रहा है 8, जैसे ये 8, तो इस 8 का मतलब होता है कि इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन शामिल है। गौर करें ज़रा कैसे। ये क्या है? इसका नाम क्या है? सल्फेट। ऐसे ही है जी। अच्छा जी, ये क्या है? कार्बोनेट। इसी तरह आप आगे जाके ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ऑक्सलेट बड़ा कॉमनली यूज हुआ करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन जब हो कंपाउंड में। तो ये इसका नाम बोरेट। ऐसे ही नहीं किसी हवाई बातें नहीं हो रही होती, तरीके से पूरा एक नोमेनक्लेचर के लिहाज से एक तरीके से चीज़ों के नाम रखे जाते हैं। तो इसलिए अब इसका कंपाउंड है, चूंकि शुरू में क्या है? बोरोन है। शुरू में क्या है? बोरोन। देखें इसमें क्या है? शुरू में क्या था? सल्फर, सल्फेट। शुरू में क्या है? कार्बन, कार्बन 8। ये क्या है? शुरू में क्या है? बोरोन, बोर 8। वो वहां से उसका वर्ड जो है शुरू का ले लिया बोर, और आगे ले लिया 8। अच्छा, तो इसमें यह बात हो रही थी कि बोरेट में मैंने आपको बताया था कि इट्स काइंड ऑफ लाइक बिल्डिंग ब्लॉक, कि ये जो है एक किस्म का बिल्डिंग ब्लॉक है। बोरेट बार बार रिपीट हो रहा होता है। याद है नहीं ये वाला स्ट्रक्चर? बोरॉन था, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन, ऐसे ही था ना। तो यही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा था, जो मैंने आपको पूरा सोडियम टेट्रा बोरेट का पूरा जो स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, जिसका फार्मूला था बोरेक्स का Na2B4O7। जब हमने काउंट किया था तो आपको पता चला था कि हाँ ऐसे ही है। उसमें 2 सोडियम थे, 4 बोरॉन थे, और 7 ऑक्सीजन थे। यही फार्मूला रिपीट हो रहा था बार बार। तो बोरेक्स हमने देख लिया था। हमने बोरेक्स की प्रिपरेशन देख ली थी। बोरेक्स की प्रिपरेशन के बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। प्रॉपर्टीज़ में हमने फिज़िकल भी देख ली थी और केमिकल भी देख ली थी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया था, जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जो बोर्ड में आया भी हुआ है पहले, कि वो बात कर सकता है आपसे कि जी बोरेक्स की सॉल्युबिलिटी बताएं, बोरेक्स की सॉल्युबिलिटी डिस्कस करें इन हॉट एंड कोल्ड स्टेट। इस तरह की बातें इस तरह से करके पूछ सकता है वो। तो आपने वो दोनों देख लिया था कि कैसे उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो रही थी,
कि कोल्ड स्टेट में उसकी जो सॉल्युबिलिटी थी वो इंतहाई कम थी। यानी कि आपको मैंने बताया था यहाँ पे लिख के कि अगर कोई 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको रखें 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसके सिर्फ 3 ग्राम 100 ml वाटर में डिज़ोल्व हो रहे थे। और अगर इसका टेम्परेचर मैं राइज़ कर दूँ अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब ऐसा मैं करता हूँ तो अराउंड 99.3 ग्राम पर 100 ml उसके अंदर डिज़ोल्व हो रहे थे। यानी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इतना फ़र्क पड़ा है कि अराउंड, आपने जैसे मिसाल के तौर पर देखें ना, आपने 1 गिलास पानी लिया हो तो 1 गिलास पानी लेने में करीब करीब उतना ही 100 ml के करीब होता है 1 गिलास पानी, या 200 ml के करीब। तो करीब जितना पानी का वॉल्यूम है उतना ही वेट उसका डिज़ोल्व हो गया उसके अंदर। तो इसका सॉल्युबिलिटी इतनी शार्पली इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वैसे तो आपको पता है कि यूजुअली और मोस्टली हमारे कंपाउंड ऐसे ही हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ही हो रही होती है विद द टेम्परेचर। कुछ एक ऐसे हैं जिनकी कम होती है। तो आपने ये बात चैप्टर 9 में पढ़ी हुई है, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 में। तो उसके बाद फिर हमारी ये बात हुई थी कि जो पेंटा और डेकाहाइड्रेट की बात हुई थी। अगर सॉल्युबिलिटी वाला क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ये बात भी बता देंगे साथ में कि 62 डिग्री सेंटीग्रेड वो पॉइंट था, 62 डिग्री सेंटीग्रेड वो पॉइंट था कि जिससे जब मैं ऊपर जाता हूँ, यानी कि 64, 65, 70 की तरफ मैं जाता हूँ, तो मुझे मिलता है Na2B4O7 पेंटाहाइड्रेट। और जब मैं इससे नीचे आता हूँ तो मुझे मिलता है Na2B4O7 डेकाहाइड्रेट। बच्चों लिखे हुए की समझ आ रही है कि नहीं? अब उम्मीद करता हूँ कि नज़र आ रहा होगा कैमरे में, ठीक। वरना फिर भी वही बात है कि मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ। अगर किसी किस्म का कोई इशू हो तो जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो साथ में बोल भी रहा हूँ। तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब आप जाते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं, तो ऑब्वियसली यू विल लूज वाटर। तो इन द केस यू विल लूज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो पहले अगर उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 62 से कम डिग्री पे 10 हैं, तो जब मैंने इंक्रीज किया टेम्परेचर तो ऑब्वियसली दे विल लूज। तो 5 उसमें से लूज हो जाते हैं, तो ये बना देता है पेंटाहाइड्रेट। अच्छा जी, उसके बाद हमारी क्या बात हुई थी बच्चे के 5 बातें उसमें हमने डिस्कस की थी। क्या क्या थी वो? एक उसकी हाइड्रोलिसिस थी, फिर उसकी आयनाइजेशन देखी थी, फिर हमने उसका रिएक्शन देखा था अमोनियम क्लोराइड के साथ, फिर हमने उसका रिएक्शन देखा था एसिड्स के साथ, HCl के साथ, H2SO4 के साथ, और इसमें से और फिर एक पॉइंट और देखा था। हाँ जी बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो कि बोरेक्स बीट टेस्ट वाला पॉइंट देखा था। बोरेक्स बीट टेस्ट उस दिन कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा, तो आज इंशाल्लाह ताला उसको मुकम्मल उसके ऊपर तफसीलन बात करते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि बात उस पर इस तरह से हो जाए कि आपको उसमें ना जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें भी फ़ायदा हो जाए, तो आपकी बैकग्राउंड उसमें बन जाए। वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपको कलर याद करने पड़ेंगे। आपको इंशाल्लाह ताला जब प्रैक्टिकल का वक्त आएगा तो तफसीलन बता दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये कि आपको जो टेबल है ना जब वो एक सॉल्ट देता है ना आपको प्रैक्टिकल में, तो उसका जब एनालिसिस किया जाता है तो आपको ये कलर याद करने पड़ेंगे कि जी फ़लाँ कलर के साथ ये वाली बात हुई थी, फ़लाँ कलर जब होगा तो उसका ये वाला उसमें होगा, मेटल हुआ करेगा। ये आपको याद करने पड़ेंगे, और ये वहाँ पे आपको लिखने भी होते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट में, और ये सारा कुछ आपको वहाँ लिखना होता है। तो बहरहाल वहाँ पे इंशाल्लाह ताला देख लेंगे। फ़िलहाल याद करने की ज़रूरत नहीं है हमें कलर्स को। FSC में का वो इसमें यानी आपके बोर्ड के पेपर इसमें स्कोप में नहीं है वो, लेकिन वो प्रैक्टिकल में आपको करने पड़ेंगे। तो फिर इनकी बातें कलर की वहीं पे हो जाएंगी। लेकिन अभी हम शुरू करते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट, और उससे पहले एक नज़र इसको देख लें कि जी अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुआ था तो उसमें एक डिफरेंट कंपाउंड बना था, एंड दैट वाज बोरॉन नाइट्राइट BN। B2O3 बोरॉन ऑक्साइड तो बन ही रहा था पहले भी। और क्या ख़ास बातें हुई थी इसमें? फिर HCl और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सिंपल इट वाज के उसमें अगर उसने HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो आपको वो सॉल्ट मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा। और अगर रिएक्शन हुआ है सोडियम उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो आपको सोडियम सल्फेट मिल रहा था। और दूसरी चीज़ जो आपको दोनों चीज़ों में कॉमन मिल रही थी वो क्या मिल रही थी? बोरिक एसिड H3BO3। आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, H3BO3 वाला, इसको भी स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि ये जो है ना इसका काम बोरॉन वाला,
ये आज वाइंड अप कर दिया जाए। कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन में ये मैंने आपको बता दिया है कि अब हम स्टार्ट करेंगे बोरिक एसिड, लेकिन उससे पहले हम एक इम्पोर्टेंट बोरेक्स बीट टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट। बोरेक्स इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये बेसिकली बोरेक्स इसमें इस्तेमाल होना है। बीड इसको इसलिए कह रहे हैं कि इसमें एक बीड, एक दाना सा बनाया जाता है, और टेस्ट इसके लिए कह रहे हैं कि ये टेस्ट है बोरेक्स बीड टेस्ट। होगा क्या इसमें, मैंने वैसे जनरल सी बात की थी और मुझे उम्मीद है कि आपने शुरू वाले याद कर ली होगी जो इक्वेशन थी उसकी। क्या किया था हमने किया था कि एक प्लाटिनम वायर ली थी, और प्लाटिनम वायर को लेके ना उसकी आगे से ऐसे थोड़ा सा करके उसको राउंड सी शेप बना लेते हैं, थोड़ी सी लूप सी बना लेते हैं। सिंपल एक वायर हुआ करती है प्लाटिनम की, तार, जैसे आप समझ लें कि जैसे जैसे आपकी बिजली की तार होती है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक वायर होती है ना, तो इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर तो एक वो कोटिंग सी हुई होती है, प्लास्टिक सी ऊपर कोटिंग होती है। लेकिन अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो कभी और आपने हमारी तरह उसको ओपन करने की कोशिश की हो, तो ऊपर से जब आप उसका वो रबर का जो पोर्शन होता है वो उतारते हैं ना, तो अंदर एक कॉपर की वायर निकलती है। तो बिल्कुल ऐसी प्लाटिनम वायर होती है। वो जैसे आप वो वायर निकालते हैं, उस वायर को उठा के आप आगे से थोड़ा सा ना यूँ करके फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे उसको थोड़ा सा मोड़ लेते हैं और उसकी एक लूप बना लेते हैं। अब इसका लूप बनाने का मकसद क्या है, क्या बना लिया हमने इसका लूप। अब लूप बनाने का मकसद क्या है कि इसके ऊपर जब मैं इसको डिप करूंगा ना सॉल्ट में, या जब मैं डिप करूंगा किसी भी मेटल में, किसी भी चीज़ में, तो ऑब्वियसली 2, 4, 5 दाने इसके ऊपर आके टिक जाएंगे, इसके ऊपर आके रुक जाएंगे। ये मकसद है इसका इकट्ठा करने का। प्लैटिनम वायर लेते हैं। अच्छा, यहां पे अब एक ये भी सवाल पैदा होता है, प्लैटिनम वायर, यहां पे एक सवाल ये पैदा होता है कि वाई ओनली प्लैटिनम, सिर्फ प्लैटिनम ही क्यों हमने यहाँ पे कॉपर की क्यों नहीं ले ली, आयरन की क्यों नहीं ले ली, कोई स्टील की क्यों नहीं बनवा ली। बेटा प्लैटिनम वन ऑफ दोज मेटल्स है जो कि बड़ा इनर्ट है, रिएक्टिव नहीं है, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, आपने प्लैटिनम सुना भी होगा, जैसे वाइट गोल्ड जिसको कहते हैं। जैसे आपका गोल्ड है ना, गोल्ड को हम इसमें क्या नाम है इसका जो इस्तेमाल करते हैं ज्वेलरी के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसको ज्वेलरी के तौर पे इस्तेमाल क्यों किया जाता है। हम लोहे की अंगूठी बना के क्यों नहीं पहन लेते, या हम कॉपर की अंगूठी बना के क्यों नहीं पहन लेते। वो इसलिए कि ये जो गोल्ड होता है ये इनर्ट है, ये इनर्ट मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, इसकी जो चमक दमक है वो बरकरार रहेगी, ये हवा के साथ नमी के साथ ये ख़राब नहीं होगा। ये सारी रीज़न होती हैं, और यही रीज़न्स हैं जिनकी वजह से इसको जो है ना वो एक कॉस्टली मेटल के तौर पे सामने आया है। और आज से नहीं, आपको पता है कि हज़ारों सालों से ऐसे ही चल कि ये जो गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, इनको ज़रा महंगी में उसमें धातों में कंसिडर किया जाता है, इनकी शाइननेस की वजह से, इनकी चमक की वजह से। और फिर एक बात और ये है कि ये बहुत ज़्यादा पाई भी नहीं जाती, बहुत कॉमन भी नहीं है। जैसे आयरन वगैरह हो गया, कॉपर वगैरह हो गया, बहुत कॉमन है, लेकिन ये इतनी कॉमन नहीं है, तो इस वजह से इसका फिर रेट बढ़ता है। तो बहरहाल, तो जिस तरह से वो गोल्ड एक इनर्ट है ना, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, इसी तरह प्लैटिनम की भी ऑक्सीडेशन नहीं होती, ये भी इनर्ट है। यानी कि जब मैं इसको प्लैटिनम वायर को इस्तेमाल करूंगा ना, तो बीच में जब मैंने वो कलर ऑब्जर्व करना होगा तो ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी प्लैटिनम वायर। ये नहीं हो कि मैं इसको बर्न कर रहा हूँ तो इसका अपना ही कोई कलर आ रहा हो बीच में। अगर इसका अपना ही कलर आ रहा होगा तो फिर मैं तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि मेरा जो सॉल्ट है वो क्या है। तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है प्लैटिनम वायर को। अच्छा जी, जब प्लैटिनम वायर को इस्तेमाल किया जाता है, एक बात तो ये होगी कि प्लैटिनम वायर को यूज़ करना है हमने। दूसरी बात मैंने आपको उस दिन बताई थी कि टेस्ट बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव।
दो तरह के टेस्ट होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। आपने फर्स्ट ईयर में सेकंड चैप्टर में इनके डेफिनेशन भी पढ़े हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद की हुई। क्वालिटेटिव का क्या मतलब था उस वक्त मैंने आपको बताया था। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, कि इसके अंदर क्या मौजूद है, क्या मौजूद है इसके अंदर। जैसे आपको इत्फाक हुआ हो कभी आपने इसके ये जो वाटर बॉटल्स होती हैं हमारी, नेस्ले की होगी, डोसे वगैरह की होगी, गोरमे की होगी, वाटर बॉटल जो आप ख़रीदते हैं तो बॉटल के ऊपर बाहर की तरफ इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। उस इंग्रेडिएंट में उसने लिखा होता है कि इस पानी के अंदर मैग्नीशियम इतना है, इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर फ़लाँ चीज़ इतनी है, इसकी पीएच इतनी है, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ये क्वालिटी, ये जानना और ये बताना कि इसके अंदर, इस पानी के अंदर क्या क्या मौजूद है। जैसे मैं कहता हूँ आपको व्हाट प्रेजेंट, क्या क्या मौजूद है, क्वालिटेटिव। व्हाट क्वालिटेटिव, हाउ मच क्वांटिटेटिव। ठीक हो गया। वही चीजें जो कि क्वांटिटी कितनी है उनकी, जो उसके अंदर पहले मौजूद है, पहले ये पता चला कि क्या क्या मौजूद है, क्लोराइड कितने हैं, मैग्नीशियम कितने हैं, सल्फेट कितने हैं, और फिर ये बात करते हैं कि कितने मौजूद हैं। हर एक की लिमिट्स हैं, हर एक की लिमिट्स हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, हु की तरफ से जो ड्रिंकिंग वाटर है इसकी लिमिट्स हैं कि जी आप जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर मैग्नीशियम जो है वो 10 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो जनाब क्लोराइड है तो वो जनाब 20 ppm से ज़्यादा नहीं चाहिए। सोडियम है जी 50 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबकी एक लिमिट्स मौजूद है जो कि इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड है, इंटरनेशनली आइडेंटिफाइड है और इंटरनेशनली अनाउंस्ड है। तो सबको पता है जो भी उसके मुताबिक पानी बना रहा होगा, दैट वाटर शुड बी अकॉर्डिंग टू हु दैट लिमिटेशंस, उसके मुताबिक होना चाहिए। भारत तो एक जब एनालिटिकल केमिस्ट काम कर रहा होता है ना, तो वो इसमें दो चीज़ों में इंटरेस्टेड होता है कि क्या उसमें एक चीज़ के उसमें जो चीज़ें मौजूद हैं वो कौन कौन सी हैं, और दूसरी कि उसमें कितनी कितनी मौजूद हैं। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टेस्ट होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। हम जो टेस्ट करने जा रहे हैं बोरेक्स बीट टेस्ट, ये रिलेटेड है क्वालिटेटिव से। ये मुझे टेस्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं देता। ये बात आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, ये बात आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, ये बात आपसे पेपर में, उसमें जब आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें ये बात पूछ सकता है। वो कह सकता है कि बेटा ये बताएं कि बोरेक्स बीट टेस्ट कौन सा टेस्ट है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। तो आप उसमें बताएंगे उसको कि ये क्वालिटेटिव टेस्ट है, ये क्वांटिटेटिव नहीं है। ये मुझे ये नहीं बताता कि मेरे सॉल्ट में कॉपर, आयरन, फलां कितना है, ये नहीं बताता। ये सिर्फ ये बताता है कि फलां चीज़ मौजूद है। ये वाला टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये वाला मेटल मौजूद है। ठीक हो गया। ये बात ज़हन में रख लेना कि ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। अच्छा जी, जब हम क्या करते हैं, ये प्लैटिनम वायर ली और प्लैटिनम वायर को जनाब उसके एक लूप बना ली आगे से ताकि ये क्रिस्टल्स को होल्ड कर सके। उसके बाद लेट्स से ये प्लैटिनम वायर है मेरे हाथ में और इसका आगे जो मार्कर की टिप है, इमेजिन कि ये इट्स लाइक अ लूप, ये एक लूप है। और जब इसको वायर को कर लिया जाता है तो फिर इसको हम बोरेक्स करीब हमें दिया होता है, उस बोरेक्स के अंदर इसको यूँ करके डिप करते हैं। जब इसको ऐसे करके डिप करेंगे तो जस्ट लाइक अ स्पून, जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर कोई 5, 7, 8, 10 क्रिस्टल्स बोरेक्स के इसके ऊपर टिक जाएंगे। ऐसे होगा। हम क्या करते हैं, इसको उठा के उसके अंदर जो करीब हमने बंसन बर्नर जलाया होता है, या लैंप जलाया होता है, जो भी हो, उसके ऊपर ला के रख देते हैं। जब उसके ऊपर ला के रखा जाता है और इसको हीट मिलती है तो इसके अंदर से जो वाटर है वो क्या होता है, वो एक्सपेल होता है। वो एक्सपेल होता है तो मैंने एक वर्ड उस दिन भी यूज़ किया था कि ये एक फ्लॉदी मैस बना लेता है। एक फ्लॉदी मैस बना लेता है। फ्लॉदी मतलब ऐसे जैसे काइंड ऑफ बबल्स हों बीच में से, उसमें से चूंकि वाटर निकल रहा होता है तो वो थोड़ा सा फूलता है, पहले स्वेल अप होता है। तो स्वेल अप होता है तो साथ में वाटर निकलता है इसमें से। तो लेकिन उसको जब मज़ीद जलाया जाता है तो उसको कंटिन्यू उसके ऊपर बर्नर के ऊपर ही रखा जाता है ऐसे करके। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो जो मटेरियल होता है ना वो ट्रांसपेरेंट होने लग जाता है। पहले ट्रांसपेरेंट नहीं होता, फिर वो ट्रांसपेरेंट होने लग जाता है। जब वो ट्रांसपेरेंट होता है ना तो वो एक ग्लास बीड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक ग्लास बीड में कन्वर्ट हो जाता है वो।
बीड बना दी। बीड कहते हैं एक दाने को, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जैसे तस्बीह होती है ना, तस्बीह के दाने होते हैं, माला होती, तो वो दानों की तरह ये एक दाना सा बन जाता है इसके ऊपर, मटर के दाने की तरह का, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसका अपना कलर कोई नहीं होता, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, ग्लास बीड, ये ग्लास की तरह। अच्छा, यहां तक आपने ये बात उस दिन देख ली थी कि यहां तक इसका हो जाता है रिएक्शन। अब इसमें रिएक्शन क्या होता है, जब हम हीट कर रहे थे Na2B4O7 हाइड्रेटेड को हम हीट कर रहे थे, इसके नतीजे में हमें मिल रहा था Na2B4O7, साथ में हमें एक चीज़ मिल रही थी NaBO2, साथ में हमें एक चीज़ मिल रही थी B2O3। यही है जी, ठीक हो गया। तीन चीज़ें आपको यहां मिल रही थी आफ्टर हीटिंग Na2B4O7, ये तो बोरक्स है ही है। एक चीज़ जो NaBO2 का नाम फटाफट बता दो, सोडियम मेटाबोरेट। और तीसरी चीज़ क्या थी, B2O3, बोरॉन ऑक्साइड। अब फर्दर जो काम होता है ना वो इसका होता है, बोरॉन ऑक्साइड का। जब ये काम किया जाता है ना, तो अब साथ में बुक पे भी देखें ज़रा, इसीलिए उसने पेज नंबर 40 के ऊपर केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीड टेस्ट में देखें, उसने आपको इक्वेशन यहाँ पे दी है, और उसने उस इक्वेशन के बाद जो फर्दर वाली आगे वाली जो इक्वेशन है सेकंड वाली, उसने B2O3 का रिएक्शन करवाया हुआ कॉपर ऑक्साइड के साथ। ये जो B2O3 है ना, ये रिएक्शन करेगा अब उस मेटल के साथ, उस सॉल्ट के साथ जो मैंने जो प्रैक्टिकल में आपको प्रोवाइड किया गया। बीड बन गया। बीड बनने के बाद क्या करते हैं, वहाँ से जो एग्जामिनर ने आपको जो सॉल्ट प्रोवाइड किया होता है, उस सॉल्ट को एक चुटकी भर लेते हैं, उस सॉल्ट को यूं करके बर्नर से साइड पे करके, बर्नर्स के ऊपर से साइड्स पे करके उस सॉल्ट को ऊपर उसके यूं करके गिरा देते हैं। जब गिराते हैं, यूं करके गिरा भी सकते हैं, उसके अंदर डिप भी कर सकते हैं, तो लेकिन कम करना चाहिए थोड़ा सा, उससे कलर वाज़े होता है। तो यूं करके आप इसके ऊपर जब गिराएंगे तो कोई 2 4 5 दाने क्रिस्टल्स के इसके ऊपर टिक जाएंगे, ऐसे बाकी मुमकिन है नीचे गिर जाएंगे, लेकिन कुछ दाने इसके ऊपर रुक जाएंगे क्रिस्टल्स। अब क्या करेंगे, अब इसको आप दोबारा इसके अंदर फ्लेम के अंदर लेके आएंगे। जब आप इसको फ्लेम के अंदर लेके आएंगे ना, तो फिर इसके अंदर बनेगा कलर। क्या बनेगा, कलर। अब वो कलर क्यों बना है, वो कलर बना है B2O3 का रिएक्शन हुआ कॉपर के साथ। लेट्स से इस एग्जांपल में मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उसमें लिया हुआ कॉपर, तो ये कॉपर के साथ रिएक्शन होगा, कॉपर के साथ ये रिएक्शन करके ये बना देगा इसका ऑक्साइड BO3, लेट्स से 2 लगा देता हूँ यहाँ पे फिर 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। BO2 है ये, सॉरी BO2, ये इसके साथ मिलके इसका ऑक्साइड बना देगा, बोरोन के साथ मिलके इसका ऑक्साइड बना देगा। जब ये बना ना ऑक्साइड इसका, तो इसने बेसिकली देना है कलर। ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी मेटल यूज़ की है, ये डिपेंड करेगा कि आपने इसको फ्लेम के कौन से पार्ट में बर्न किया है। फ्लेम के 2 पार्ट होते हैं, यहाँ पे अब एक बात आती है नई। फ्लेम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रिड्यूसिंग फ्लेम और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। कौन कौन से, एक है जनाबे अली ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और दूसरा है रिड्यूसिंग फ्लेम। कभी देखे, बिल्कुल देखे हुए आपने। आप जब घर में चूल्हा ऑन करते हैं, अपना गैस बर्नर ऑन करते हैं, तो आपने देखा है कि उस गैस के अंदर, बर्निंग गैस के अंदर 2 से 3 कलर हुआ करते हैं। वो कलर कौन कौन से होते हैं, सम टाइम आपको हल्का सा कोई ग्रीनिश भी कलर आता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो कलर आपको हमेशा नज़र आते हैं वो होते हैं एक येलोइश सा कलर और एक ब्लूइश सा कलर। याद पड़ता है,
एक कलर कौन सा देखते हैं आप उसके अंदर, एक होता है ब्लूइश और एक होता है येलोइश कलर। केमिस्ट्री आपको ये बात बताएगी कि ब्लू कलर क्यों आ रहा है और येलोइश कलर क्यों आ रहा है, और ब्लू कलर में को जो जब आ रहा है तो उसका नाम क्या है, और येलो कलर जब आ रहा है तो उसका नाम क्या है। ब्लूइश पार्ट को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। आइंदा जब आपने घर में चूल्हा भी ऑन करना ना, तो आपने अपनी वालदा को जब वो बना रही हो, रोटियां पका रही हो, तो आपने पास बैठ के उनको बताना है कि अम्मा जी ये देखें, ये जो पोर्शन है ना, ये इसका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, और ये वाला जो पोर्शन है ये इसका रिड्यूसिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो होता है ना वो ब्लूइश होता है, और जो रिड्यूसिंग फ्लेम होता है वो येलोइश होता है। मैं आपको एक इसमें डायग्राम थोड़ी सी दिखाता हूँ, कलर में देखने में आपको आसानी होगी और आपको याद आ जाएगा कि हाँ जी ये बात ऐसे ही है जो मैं कह रहा हूँ। ये देखें ज़रा, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको दूर से थोड़ा सा नज़र आ जाएगा। ये देखें, यूजुअली आप जब देखते हैं तो इस तरह का फ्लेम हुआ करता है। ये देखें, ये येलोइश फ्लेम है, इसमें इस फ्लेम में मिक्सचर सा है, इस फ्लेम में भी मिक्सचर सा है, और ये जो लास्ट में आ रहा है बिल्कुल ये वाला, ये ब्लूइश फ्लेम है। अच्छा, बॉयज ने ये ब्लूइश फ्लेम जरूर देखा होगा, ये ब्लूइश फ्लेम बॉयज ने जरूर देखा होगा। कहां पे देखा होगा? ये आपने देखा होगा वेल्डिंग शॉप पे। जब आप वेल्डिंग शॉप पे जाते हैं ना, कोई छोटी मोटी कोई चीज आपने वेल्डिंग करवानी हो ना, तो वो जो उसको आग लगाता है ना, उसको फीते को, और वो जलाता है जब ऑन करना है, तो उसमें से बकायदा एक पटाखे की आवाज आती है। पटाखे की आवाज आने के बाद वो जलना शुरू होता है। वो जब जलना शुरू होता है तो आपने नोटिस किया होगा कि वो अपने उसको उसके यहाँ पे जो छोटी सी उसने गेज लगाई होती है उससे वो कंट्रोल करता है। सम टाइम जब वो कंट्रोल कर रहा होता है तो उसमें एक ऐसे सूट की आवाज आती, एक तेज हवा आती, एक तेज आवाज आती, जैसे लाइक शू की आवाज उसके अंदर आती है। एक वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बना रहा होता है उस वक्त। ये जो ब्लूइश होता है ना फ्लेम, ये एक आवाज के साथ, एक रोर के साथ, एक धाड़ के साथ जलता है, और जितना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा वो धाड़ उतनी तेज होगी, और जितना कम ऑक्सीडाइजिंग होगा, ऑक्सीडाइजिंग का ऑपोजिट क्या हुआ? रिड्यूसिंग हुआ ना। तो जितना कम ऑक्सीडाइजिंग होगा या रिड्यूसिंग ज्यादा होगा तो वो धाड़ जो थी वो कम हो जाएगी, उसमें शोर नहीं होगा। रिड्यूसिंग फ्लेम में शोर नहीं होगा, और ये वाला विद द नॉइज होगा, विद नॉइज। और ये क्या होगा? ये विदाउट नॉइज होगा। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होती है, रिड्यूसिंग फ्लेम में अमाउंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा होती है। यह फर्क है। आप जब बर्न करते हैं तो यह डिपेंड करता है आपके चूल्हे के ऊपर, और आपने घर में जब आपने एक और बात नोटिस की होगा, तो आपका जो घर में जो चूल्हा होता है वो मोस्टली इस शेप में होता है, ऐसे एक सर्कुलर पाथ होता है। इस सर्कुलर पाथ में यहां पे सुराख होंगे छोटे छोटे से, जहां से ये वो जो गैस है वो निकल रही होगी, और साथ में यहां से और बाहर से दो तरफ से ये ऑक्सीजन का इंटेक ले रहा होता है। ये जो सुराख हैं बीच में छोटे, इनमें से वो गैस निकल रही होगी, सुई गैस, एलपीजी जो भी आ रही है आपके घर में, और बाकी दो तरफ से ये ले रहा होगा ऑक्सीजन, हवा, एयर। तो इसलिए मोस्टली ऐसे होता है कि फ्लेम का जो इनर पोर्शन होता है ना वो, और फ्लेम का जो आउटर पोर्शन होता है, अगर यूं करके मैं फ्लेम बनाता हूं, यूं करके मैं फ्लेम बनाता हूं, लेट से ये बर्नर है और ये एक फ्लेम है। फ्लेम सही है? चलो आप सही बना लेना, अगर नहीं भी सही तो। ये देखें, ये एक बर्नर है और ये फ्लेम है। फ्लेम का जो आउटर पोर्शन होता है ना, ये यूजुअली ब्लूइश होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो ताल्लुक होता है ना, इसको बाहर से हवा चूंकि मिल रही होती है, तो इस हवा में, ये मेरे पास ब्लू येलो मार्कर नहीं है इसलिए मैंने ग्रीनिश कर दिया इसको, लेकिन आप ये समझें कि येलो ही है।
येलोइश, और ये हो गया आपका रिड्यूसिंग फ्लेम, और जो ब्लूइश है ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अब बात ये है कि हमारा जो मेटल ऑक्साइड है ना, ये रिड्यूसिंग फ्लेम में डिफरेंट कलर देता है और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डिफरेंट कलर देता है। हमारे पास पूरी एक लिस्ट मौजूद है, पूरा टेबल बना के हमने अपने पास रखा हुआ है। करीब 30 से 32 के करीब एलिमेंट्स हैं जिनका बोरेक्स बी टेस्ट हो सकता है। तो बोरेक्स बी टेस्ट में जब उनको हमने पूरा एक टेबल बना के अपने पास रखा हुआ है कि भाई साहब अगर कॉपर होगा तो वो ये वाला कलर देगा, कॉपर यूजुअली ब्लू सा कलर दे रहा होता है। अगर मोलिब्डेनम होगा तो मोलिब्डेनम जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ऑक्सीडाइजिंग में ये येलोइश कलर दे रहा होता है और रिड्यूसिंग में ये पेल ग्रीन सा कलर दे रहा होता है। तो बहरहाल इसकी पूरी एक लिस्ट हमारे पास मौजूद है। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर क्रिस्टल जिसके ऊपर डाले हैं ना, उसके बाद उसको ला के पहले रखते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, फिर रखते हैं उसको रिड्यूसिंग फ्लेम में, या रिड्यूसिंग में रख लें, ऑक्सीडाइजिंग में रखने में बात एक ही है। अगर मिसाल के तौर पे आपका सॉल्ट बर्न हो गया है और ख़त्म हो गया है, तो यदि आपने ऑक्सीडाइजिंग में रखा है और आपने रिड्यूसिंग में अभी नहीं रखा, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा सॉल्ट और डालेंगे दोबारा रिड्यूसिंग में रखने के लिए। तो एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग का जो टेम्परेचर है ना, ये ज़्यादा होता है। ऑक्सीडाइजिंग का टेम्परेचर अराउंड 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और रिड्यूसिंग का कोई 2900 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। तो इसका टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए इसको लो टेम्परेचर फ्लेम भी कहते हैं। रिड्यूसिंग को लो टेम्परेचर फ्लेम भी कह लेते हैं और इसको हाई टेम्परेचर फ्लेम भी कहते हैं। अच्छा जी, तो आप जब इसमें रखते हैं, ला के उसको रिड्यूसिंग में भी रखेंगे और ला के उसको ऑक्सीडाइजिंग में भी रखेंगे। अब ये छोटी छोटी सी बातें हैं ना, ये आपसे वो वाइवा में पूछ सकता है। वो आपको कह सकता है कि जी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या होता है, जी रिड्यूसिंग फ्लेम क्या होता है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है, आप फिगर पूरा ना भी बता सकें, याद हो तो अच्छी बात है, लेकिन ना भी बता सकें तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जो क्या नाम है इसका टेम्परेचर है, ये ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर ऑक्सीडाइजिंग का होता है। तो इसके अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो रही होती है और इसके अंदर अमाउंट ऑफ कार्बन या हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन कह लें, वो ज़्यादा हो रहे होते हैं। जब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो फिर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनता है, जब अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन ज़्यादा हो तो वो रिड्यूसिंग। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आ ज़हन में आपने देखा होगा कि जब आपका जो चूल्हा है घर में वो ठीक काम ना कर रहा हो तो वो देगचियों को ज़्यादा जला रहा होता है। आपकी अम्मा कहेंगी कि पुत्र ये चूल्हा जो है ना ये ठीक करवा दो, ये ना देगची काली कर रहा है, ये देगची काली कर। वो देगची काली क्यों कर रहा है? वो देगची काली इसलिए कर रहा है कि उसका जो ऑक्सीजन का इनटेक है ना, वहाँ पे कोई ना कोई ख़राबी है, कोई ब्लॉकेज है, कोई चीज़ उसके अंदर आ गई है, ब्लॉक हो गया, किसी वजह से वो ब्लॉक हो गया। अब वो चूंकि ऑक्सीजन का इनटेक पूरा नहीं ले पा रहा, ऑक्सीजन का इनटेक पूरा नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से वो फिर क्या करता है कि वो ना हाइड्रोकार्बन का इनटेक जो ऑब्वियसली वो ज़्यादा हो जाएगा। देखें ना, आपने पीछे से गैस ओपन की हुई है, हाइड्रोकार्बन तो पीछे से आ रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो उसने लेना था, जैसे मैंने वो आपको बनाया था फिगर में, तो ऑक्सीजन पूरा उस तरह से नहीं ले पा रहा, तो हाइड्रोकार्बन की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। जब हाइड्रोकार्बन की अमाउंट ज़्यादा होगी तो फिर क्या वो हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग फ्लेम हो जाएगी। जब रिड्यूसिंग फ्लेम होगा, हाइड्रोकार्बन की अमाउंट ज़्यादा होगी, तो वो फिर मुकम्मल तौर पे चूंकि बर्न नहीं हुआ तो वह देगची को फिर काली करता है, वो फिर उसके गिर्द ब्लैकिश पाउडर सा आ जाएगा। आपने देखा हो ब्लैक कलर, उंगली से आप कभी उसको हाथ भी लगाएं तो आप पाउडर वो फील करेंगे। तो वो बेसिकली क्यों है, वो ड्यू टू बर्निंग कार्बन है, कार्बन ब्लैक है जो उसके ऊपर आके चिपक गया है। और आपकी जो वालदा वो कह रही हैं कि बेटा ये ना चूल्हा ठीक नहीं है, ये देगची को काली कर रहा है। आइंदा कभी ये बात हो ना घर में तो उनको, अम्मा जी को बता दीजिएगा कि रिड्यूसिंग फ्लेम है और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है और इनमें ये कलर होता है, ये सारी बातें एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अच्छा जी, बहरहाल तो यहाँ पे बेटा इसकी बात होती है मुकम्मल। सिर्फ अब उसमें फ़र्क यही है कि आपने जब उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखा तो इट विल गिव द डिफरेंट कलर, जब आपने उसको रिड्यूसिंग फ्लेम में रखा तो इट विल गिव डिफरेंट कलर। तो उस कलर को फिर हम मैच कर लिया करते हैं। हमारे पास मैंने बताया ना टेबल पूरा मौजूद है और ये आप याद भी करेंगे, अपने से रिलेटेड जो मेटल्स हैं उनका आपको याद करना पड़ेगा। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे उसने अगर रिड्यूसिंग फ्लेम में पेल ग्रीनिश कलर दिया है
तो मुझे पता चल जाएगा कि ये मोलिब्डेनम है। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्लूइश कलर दे रहा है तो मुझे पता चल जाएगा कॉपर है। तो बहरहाल ये पूरा फिर एक पूरी लिस्ट मौजूद है। ये है जनाबी अली आपका बोरेक्स बीट टेस्ट, और यहाँ पे बोरेक्स बीट टेस्ट की बात होती है मुकम्मल। इसके बाद यूजेस ऑफ बोरेक्स हैं। यूजेस ऑफ बोरेक्स में मैंने आपको बताया था कि एक सबसे बड़ा जो यूज़ है ना बोरोन का, इवन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अराउंड 50% ऑफ द प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड ये यूज़ होती है बोरोसिलिकेट्स बनाने के लिए। मैंने जिक्र किया हुआ है लास्ट लेक्चर में या उससे पहले, बोरोसिलिकेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और बोरोसिलिकेट्स क्या है, वो बेसिकली बोरोन का कंपाउंड्स होते हैं विद द सिलिकॉन्स विद द सिलिकेट्स, तो उनके साथ कंपाउंड बना के तो उसको कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसके हम वो शीशे के वो बना लिया करते हैं बीकर या जो भी हमें चीज़ ज़रूरत हो। तो आपने ये लैब में केमिस्ट्री वाले बच्चों ने ख़ास तौर पे ये बात देखी होगी उसमें लैब में, जिन्होंने जो लैब में गए हुए हैं कि वहाँ पे बीकर वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उनका इस्तेमाल बेसिकली है क्यों, अब तो इसका इस्तेमाल और भी ज़्यादा है, लैब से भी ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। बाहर ये जो आपने समटाइम देखा होगा कि बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं जिनकी दीवारें इवन शीशों की बनी होती हैं, यू कैन सी थ्रू द वॉल, तो वो शीशों की वॉल में वो उसके अंदर भी इसी तरह के कंपाउंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। बड़ा मजबूत है, बड़ा सॉलिड होता है। और फिर इसका थर्मल एक्सपेंशन भी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो बहुत कम है, लेस है। तो थर्मल उसकी वजह से शॉक जो है ना ये ज़्यादा बर्दाश्त कर लेता है, इसमें चेंज इतना नहीं आता, तो टूटता नहीं है उसकी वजह से। तो बहरहाल हम ना एक काम करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला यूजेस को एक नज़र देख लेंगे, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला बोरिक एसिड पे नज़र डाल के फिर बोरोन को ख़त्म करेंगे। ख्याल रखें अपना बेटा, यहाँ तक चीज़ों को क्लियर कर लें। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, एक कमेंट करें उसके अंदर मुझे, और एक ही बार कमेंट करें और उसमें मुझे बता दें। तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीकेंड पे या नेक्स्ट लास्ट लेक्चर हुआ करेगा इंशाल्लाह ताला हफ्ते के आखिर में, तो उसमें इंशाल्लाह ताला जो क्वेरीज होंगी वो भी रिप्लाई हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक।